कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसका नाम इतिहास में अमर हो गया। अकबर। 1542 में उमरकोट में जन्मे इस बच्चे का जीवन किसी साधारण राजकुमार जैसा नहीं था। उनका बचपन बेहद कठिन था, क्योंकि उनके पिता सम्राट हुमायूं अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब अकबर का जन्म हुआ, मुगल साम्राज्य संकट में था और अकबर ने अपनी आंखों से देखा कि परिवार और साम्राज्य दोनों मुश्किलों से गुजर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से बच्चे का भविष्य क्या होने वाला था? एक दिन यह बच्चा सिर्फ भारत का नहीं, बल्कि समूचे एशिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनने वाला था। अकबर का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और वह जल्दी ही समझ गए थे कि किसी महान शासक बनने के लिए केवल युद्ध की ताकत नहीं, बल्कि एक दयालु हृदय और दूरदर्शिता भी जरूरी होती है। अकबर ने कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपना हर कदम सोचा समझा और अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए न केवल सैन्य विजय की, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता और न्याय की नीतियां भी अपनाई। सिर्फ युद्ध में विजय ही नहीं, अकबर ने भारत के विविध धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के बीच एकता का संदेश दिया। वह जानते थे कि भारत का साम्राज्य सिर्फ तब तक मजबूत रहेगा जब तक हर धर्म और संस्कृति को समान सम्मान मिलेगा। अकबर की यह कहानी सिर्फ एक सम्राट बनने की नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक बनने की है जिसने भारतीय समाज को एकजुट किया और विविधता में एकता का प्रतीक स्थापित किया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सम्राट हुमायूं और रानी हमीदा बान बेगम के घर हुआ था। जब मुगल साम्राज्य एक कठिन दौर से गुजर रहा था, उनके पिता हुमायूं ने शेर शाह सूरी से अपना साम्राज्य को खो दिया था और इस संकट की घड़ी में अकबर केवल एक शिशु थे। यह समय था जब मुगल साम्राज्य के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा था और हुमायूं को अपना साम्राज्य फिर से प्राप्त करने के लिए देश विदेश में संघर्ष करना पड़ रहा था। उनके बचपन के दिन किसी साधारण राजकुमार जैसे नहीं थे, बल्कि यह दिन कठिनाई, संघर्ष और अपार बलिदान के थे। अकबर ने अपने पहले कई वर्ष एक ऐसे वातावरण में बिताए जहां उन्हें शाही जीवन की सुख सुविधाओं का अनुभव नहीं हुआ। यह समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और अप्रत्याशित दौर था, जिसमें हर कदम पर उन्हें अनिश्चितता और भय का सामना करना पड़ा। लेकिन यह सब अकबर को तोड़ने की बजाय उन्हें मजबूत बनाने वाला था। अकबर ने अपनी माता और अन्य परिवारों के सदस्यों से बहुत कुछ सीखा और छोटी सी उम्र में ही उनमें नेतृत्व की क्षमता और संघर्ष की भावना विकसित होने लगी। इस दौरान उन्होंने यह महसूस किया कि मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए न केवल युद्ध की ताकत, बल्कि धैर्य और समझदारी भी जरूरी होती है। 1555 में हुमायूं ने अपनी कड़ी मेहनत और साहस के बल पर भारत में फिर से मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। इस समय तक अकबर अपने पिता के साथ खड़ा हो चुका था और वह अपनी पूरी शक्ति के साथ साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था। अकबर का प्रारंभिक जीवन यह सिखाता है कि किसी भी महान व्यक्ति की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। वह संघर्ष और मुश्किलों से भरी होती है, लेकिन यही संघर्ष ही महानता के रास्ते खोलते हैं। अकबर ने अपने पहले कदमों से ही यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी तकदीर को बदलने के लिए तैयार हैं और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए नियति से बंधे हुए हैं। 1556 में जब अकबर की उम्र केवल 13 वर्ष थी, उनके पिता के अचानक निधन के बाद उन्हें मुगल साम्राज्य का सम्राट बना दिया गया। हालांकि उनका राज्यारोहण आसान नहीं था। साम्राज्य आंतरिक उथल-पुथल और बाहरी खतरों से जूझ रहा था। एक प्रमुख चुनौती हेमू नामक हिंदू राजा के रूप में आई। उन्होंने सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया। हेमू ने दिल्ली की ओर बढ़ते हुए मुगल साम्राज्य की सत्ता को चुनौती दी और उनकी सेना ने अकबर के साम्राज्य पर हमला किया। अकबर की युवा उम्र के कारण उनके साम्राज्य में नेतृत्व की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अकबर के संरक्षक और प्रधानमंत्री बाईराम खान ने पूरे साम्राज्य को एकजुट किया और रणनीतिक रूप से विरोधियों का मुकाबला करने की योजना बनाई। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में बाईराम खान ने अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए हेमू को हराया और हेमू की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इस लड़ाई में हेमू की आंख में एक तीर लग गया, जिससे वह अचेत हो गए और इस पराजय के बाद हेमू की सत्ता का अंत हो गया।
यह विजय अकबर के साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने उन्हें न केवल एक मजबूत सम्राट के रूप में स्थापित किया, बल्कि उनके शासन की शुरुआत में ही साम्राज्य को सुरक्षित किया। इस लड़ाई ने अकबर को यह सिद्ध करने का अवसर दिया कि वह सक्षम और निर्णायक नेता है, जो अपनी शक्ति और समझदारी से साम्राज्य के भीतर और बाहर के खतरे का सामना कर सकते। पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद अकबर ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू किया। 1560 में जब उन्हें अपने संरक्षकों और सलाहकारों के मार्गदर्शन में शासन करना पड़ा था, तब उन्होंने साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यह वह समय था जब अकबर ने अपने फैसलों और नीतियों के माध्यम से अपनी ताकत को स्थापित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अब साम्राज्य का शासन पूरी तरह से उनके हाथों में हो, और उन्होंने अपने हर कदम को गहरी सोच और समझ के साथ उठाया। अकबर ने विभिन्न क्षेत्रीय शासकों को जीतने के लिए कूटनीति और सैन्य शक्ति दोनों का सहारा लिया। वह समझते थे कि केवल सैन्य विजय से ही साम्राज्य को मजबूत नहीं किया जा सकता, बल्कि शांतिपूर्ण कूटनीति और सहमतियों से भी साम्राज्य को स्थिर और सुरक्षित किया जा सकता है। उन्होंने कई राजाओं से गठबंधन किए और कुछ को अपनी सेना में शामिल किया, जिससे उनको साम्राज्य में और भी मजबूती मिली। अकबर के शासन का एक प्रमुख पहलू उनकी नीतियां थीं, जैसे कि मनसबदारी प्रणाली का परिचय, जिससे प्रशासन और सेना को व्यवस्थित किया गया और साम्राज्य को एक सशक्त रूप में ढाला गया। मनसबदारी प्रणाली के तहत उन्होंने अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के अनुसार पद दिए, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आई और सेना की ताकत को अधिक प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सका। अकबर ने प्रशासन और सेना के इस संगठित ढांचे से न केवल अपनी ताकत को बढ़ाया, बल्कि साम्राज्य की एकता और स्थिरता को भी सुनिश्चित किया। अकबर का शासन विशेष रूप से धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। 1570 के दशक की शुरुआत में ही अकबर ने साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति अपनी समावेशी दृष्टिकोण को विकसित करना शुरू किया था। उनका मानना था कि एक विशाल और विविध साम्राज्य में केवल धार्मिक सहिष्णुता ही शांति और एकता की गारंटी हो सकती है। अकबर ने यह समझा कि धार्मिक भेदभाव से केवल सामाजिक अशांति और संघर्ष पैदा होंगे। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों को समान सम्मान देने का निर्णय लिया। उन्होंने जिज़या कर को समाप्त किया, जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था, और इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक सद्भाव की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया। यह कदम उनके द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में देखा गया। जज़या कर को समाप्त करने से यह संदेश मिला कि अकबर का शासन सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए समान था, और उन्होंने न केवल मुसलमानों बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई और जैन जैसे समुदायों को भी समान अधिकार दिए। अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों, धार्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में बुलाया, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और जैन धर्म के लोग शामिल थे, और एक संवाद का वातावरण तैयार किया। इस प्रकार उन्होंने विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों को एक साथ लाकर एक बहुलतावादी समाज की नींव रखी। अकबर का दरबार एक अद्वितीय मिश्रण बन गया था, जहां विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते थे। इसने समाज में सहिष्णुता, सम्मान और आपसी समझ को बढ़ावा दिया, और यह अकबर की धार्मिक दृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 1582 में अकबर ने एक नया धर्म दीन ए इलाही शुरू किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के सर्वोत्तम तत्वों को जोड़ना था। अकबर का मानना था कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाई और सच्चाई है, और उन्होंने यह विश्वास किया कि यदि इन तत्वों को एकत्रित किया जाए तो समाज में शांति और सद्भाव बढ़ सकता है। दीन ए इलाही का आधार मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, जैन और पारसी धर्मों से लिया गया था। हालांकि यह धर्म व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं हुआ और बहुत कम अनुयायी बने, फिर भी यह अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और एकता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। यह कदम उनके विश्वास को दर्शाता है कि धार्मिक विविधता को स्वीकार करना और उसे एकता में बदलना समाज के विकास के लिए आवश्यक। इस दौरान अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। उन्होंने गुजरात, बंगाल और दक्कन के कुछ हिस्सों को जीतकर साम्राज्य को और भी सशक्त किया। अकबर की सैन्य रणनीतियां अत्यंत प्रभावी थी, और उन्होंने
कुशल रणनीति, भव्य युद्धों और सैन्य नेतृत्व के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं को और विस्तार किया। उनके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की, जहां वह केवल एक सैन्य सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और रणनीतिक नेता के रूप में भी उभरे। अकबर की विजय न केवल साम्राज्य को सशक्त बनाने के लिए थी, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति और कूटनीति से यह भी साबित किया कि वह एक महान शासक थे जो अपने साम्राज्य का विस्तार शांति और न्याय के साथ करना चाहते थे। वैसे वैसे उनका सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी विकसित हुआ। उन्होंने कला, संगीत, साहित्य और वास्तुकला का समर्थन किया, जिसके परिणाम स्वरूप फतेहपुर सीकरी जैसे प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण हुआ। अकबर का दरबार कला और संस्कृति का केंद्र बन गया, जहां कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों को सम्मानित किया जाता था। उनका मानना था कि एक समृद्ध साम्राज्य केवल सैन्य शक्ति से ही नहीं, बल्कि संस्कृति और शिक्षा के जरिए भी अपने गौरव को बनाए रख सकता है। इस विचारधारा को उन्होंने अपने शासन में लागू किया और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव रखी। अकबर भी चित्रकला और साहित्य के संरक्षक थे और इस समय मुगल चित्रकला स्कूल का विकास हुआ। अकबर ने कला के विभिन्न रूपों को प्रोत्साहित किया और उनकी प्रेरणा से मुगल कला का अद्वितीय विकास हुआ। मुगल चित्रकला में विविधता, जीवंतता और यथार्थवादी चित्रण का दौर शुरू हुआ, जिसे आज भी अद्वितीय माना जाता है। अकबर के संरक्षण में साहित्य भी फल फूल रहा था और उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि और लेखक। प्रशासन में भी सुधार किए गए, जिससे भूमि राजस्व प्रणाली और न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया गया। अकबर ने भूमि राजस्व प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए टोडरमल की सहायता से एक नई प्रणाली लागू की, जिससे साम्राज्य के वित्तीय आधार को मजबूत किया गया। इसके अलावा उन्होंने न्यायिक प्रणाली को भी सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाया, जिससे न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी और त्वरित बनी। अकबर का दरबार बुद्धिजीवियों का मिश्रण था, जिसमें अबुल फजल, फैजी और बीरबल जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व शामिल थे। ये बुद्धिजीवी न केवल अकबर के विचारों को समर्थन देते थे, बल्कि उनके मार्गदर्शन में साम्राज्य की नीतियों और प्रशासन की दिशा तय की। अपने अंतिम वर्षों में अकबर का स्वास्थ्य गिरने लगा, लेकिन साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखने की उनकी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह सम्राट रहते हुए भी शासन की निगरानी करते रहे और अपने अंतिम दिनों तक साम्राज्य के मामलों में पूरी तरह से सक्रिय रहे। हालांकि उनकी शारीरिक स्थिति में गिरावट आई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा। वह जानते थे कि साम्राज्य की सफलता केवल उनके व्यक्तिगत शासन पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह उनके द्वारा बनाई गई नींव और नीतियों पर आधारित। अकबर का स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद उनके बेटे प्रिंस सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए, धीरे धीरे अधिक सक्रिय हो गए थे और शासन के मामलों में उनकी सहायता करने लगे। जहांगीर को पहले से ही राजकाज में रुचि थी और अकबर ने उसे अपनी जिम्मेदारियों में भागीदारी बनाने का निर्णय लिया, ताकि साम्राज्य में कोई भी अशांति ना हो। हालांकि अकबर की शारीरिक स्थिति में गिरावट आई, लेकिन उनका योगदान स्थायी रूप से स्थापित हो चुका था। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में फैला हुआ था। अकबर का साम्राज्य केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध था। उन्होंने एक ऐसा शासन स्थापित किया जो न्याय, समावेशिता और शक्ति का प्रतीक था, और यही कारण है कि आज भी उनका नाम भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में लिया जाता है। अकबर का निधन 1605 में हुआ, लेकिन उनका योगदान आज भी भारतीय इतिहास में जीवित है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि उसे एक ऐसी परंपरा और सोच से समृद्ध किया जो आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। उनकी धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक समृद्धि और सैन्य रणनीतियां आज भी उन सिद्धांतों के प्रतीक हैं जिन पर एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य की नींव रखी जा सकती है। अकबर का शासन एक ऐसे युग का प्रतीक था जिसमें विविधता को सम्मान दिया गया और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद और सद्भाव को बढ़ावा दिया गया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि वास्तविक महानता न केवल शक्ति और विजय में है, बल्कि हर समुदाय और संस्कृति के बीच समावेशिता और समझ में निहित है। अकबर की महानता उन्हें शासन में नहीं, बल्कि उनके द्वारा छोड़ी गई स्थायी धरोहर में जीवित रहती है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम और भी प्रेरणादायक जीवन कथाएं और ऐतिहासिक व्यक्तित्व लेकर आएंगे। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या आप किसी और व्यक्ति की जीवनी पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।